बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 का, वो है मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी हमने क्लासिफिकेशन की थी, और उसकी क्लासिफिकेशन में जो पहली क्लास है वो मोनोसेक्राइड्स है। मोनो का मतलब 1 होता है और सेक्राइड्स यानी एक सेक्राइड का ग्रुप जो है वो इसमें मौजूद होता है। मोनोसेक्राइड्स बेसिकली ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। और ये हमने अपने पहले वाले लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स क्या होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स क्या होते हैं। पॉली का मतलब मैनी यानी बहुत सारे, और हाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। और इसके साथ साथ वो सेक्राइड्स ग्रुप्स जिसमें एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स कहते हैं, और जिनमें कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हो उनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स कहते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो जो मोनोसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला होता है वो CH2ON होता है। इसमें N जो होता है वो नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और नंबर्स किसके, कार्बन का नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का N के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। कार्बन एटम जो है वो मोनोसेक्राइड्स के अंदर उनकी जो रेंज होती है वो 3 to 7 होती है। जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं इसमें इन अ मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट 1 हैव अ पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। जितने भी कार्बन एटम्स हैं मोनोसेक्राइड्स के अंदर, जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं उनमें तमाम कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, OH ग्रुप मौजूद होता है, सिर्फ एक को छोड़कर। और जो रिमेनिंग कार्बन होता है जैसे हम छोड़ रहे हैं उसके साथ या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद होता है या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद होता है। मोनोसेक्राइड्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो मोनोसेक्राइड्स अपने फंक्शनल ग्रुप के तौर पर भी क्लासिफाई होता है, यानी अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें तो एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो अगर किसी भी मोनोसेक्राइड्स में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हो तो हम उन्हें एल्डोसिस कहते हैं, और अगर फंक्शनल ग्रुप के तौर पर किसी मोनोसेक्राइड्स में कीटोन मौजूद हो तो हम उनको कीटोसिस कहते हैं। और इसके अलावा मोनोसेक्राइड्स कार्बन के नंबर्स की बेस पर भी जो है वो क्लासिफाई होते हैं, जो कि 5 ग्रुप्स होते हैं, जिनमें 3 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इसकी रेंज जो है वो 3 to 7 होती है, यानी इन मोनोसेक्राइड्स में 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक जो भी एलिमेंट्स मौजूद हों उन्हें मोनोसेक्राइड्स ही कहा जाता है। और ये इसी फॉर्मूले के तहत इनका जो है वो फॉर्मूला बनता है कि ट्राइओसिस, अगर 3 कार्बन है तो हम उस क्लास को जो है वो ट्राइओसिस कहते हैं, और उसका फॉर्मूला CH2N की बेस पर, यानी N नंबर ऑफ कार्बन है तो अगर कार्बन की तादाद 3 है तो N जो है वो 3 होंगे, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी 3 होंगे, और वो 3 जो है वो इस हाइड्रोजन 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ट्राइओसिस का फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H6O3। इस तरीके से जो है वो जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनके फॉर्मूले इस तरह से जो है वो आप लिख सकते हैं। फिर अगर उन मोनोसेक्राइड्स में, जैसे ट्राइओसिस है, 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है, तो उसके अंदर अगर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो हम उसे एल्डोसिस कहेंगे, और 3 कार्बन वाला जो है उसे हम ग्लाइसर एल्डिहाइड कहते हैं, और अगर कीटोन ग्रुप मौजूद है तो उसे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं। तो ये इस तरह से इनके जो है वो नेमिंग्स भी दी गई है और इनका फॉर्मूला भी बनाया गया है। अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में एक इंटरमीडिएट्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं ये ट्राइओसिस, और सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। फिर टेट्रोसिस जिनमें 4 कार्बन होते हैं, और उसका जनरल फार्मूला जो है वो हम इस तरह से, जनरल जो फार्मूला है उसके अंदर हम 4 कार्बन के नंबर ऑफ N जो है वो 4 अप्लाई करके उसका जो फार्मूला बनता है वो C4H8O4 बनता है। इन 4 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो हम उसे एरिथ्रोस कहेंगे, और अगर कीटोन ग्रुप मौजूद है तो उसका नाम जो है वो एरिथ्रोलोज होगा। और ये भी जो है वो इंटरमीडिएट के तौर पर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। पेंटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड है। इसमें 5 कार्बन होते हैं, और 5 कार्बन के साथ नंबर ऑफ N अगर हम 5 लगाएं तो इसका फॉर्मूला बन जाता है C5H10O5। और इनमें अगर 5 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स में अगर कीटोन ग्रुप मौजूद है तो वो राइबोज डीऑक्सी राइबोज कहलाता है, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो वो राइबोज डीऑक्सी राइबोज कहलाएगा, और अगर कीटोन ग्रुप मौजूद है तो उसे हम राइबोलोज कहेंगे।
राइबोज एक बहुत इंपॉर्टेंट शुगर होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ये राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दोनों जो है वो आरएनए और डीएनए के कंपोनेंट्स के तौर पर डीएनए में और आरएनए में मौजूद होते हैं। राइबोलोज जो है वो इंटरमीडिएट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन होती जाती है। 6 कार्बन को हेक्सोसिस कहते हैं और 7 कार्बन को हेप्टोसिस कहते हैं, और इनके फॉर्मूले भी इसी तरह से जो है वो बनते जाते हैं, और इनके फंक्शन जो है वो डिफरेंट होते हैं। चूंकि ये प्रॉपर्टीज वाइज डिफरेंट होते हैं, क्लासीफाई हुए होते हैं, तो इसलिए इनके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। तो जो हेक्सोसिस होते हैं वो ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पर, इनिशियल सबस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहा होता है, और फ्रक्टोज जो है वो इंटरमीडिएट रेस्पिरेशन के तौर पर वर्क करता है। गैलेक्टोज जो होता है वो कंपोनेंट होता है मिल्क शुगर का, मिल्क शुगर के अंदर जो एक कंपोनेंट होता है वो गैलेक्टोज होता है। हेप्टोसिस जो होते हैं वो भी इंटरमीडिएट फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज में इसकी जो है वो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, इसलिए इनको मजीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, मजीद सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन इसकी नहीं हो सकती है। फिर मोनोसेक्राइड्स जो है वो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। इनमें जो मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं उन स्ट्रक्चर में, मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तौर पर काम करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। सो ऑल द मोनोसेक्राइड्स कैन इजीली डिसॉल्व इन वाटर। लिहाजा जब उन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत ऐसे शुगर्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स जिनका टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्वीट होता है। इसकी प्रॉपर्टी में मोनोसेक्राइड्स जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। दे कैन रिड्यूस द अदर कंपाउंड एंड गेट देमसेल्फ ऑक्सीडाइज। ये दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकते हैं और उनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। मोनोसेक्राइड्स जो है वो उनमें फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है एंड ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होता है फंक्शनल ग्रुप के तौर पर, और ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं। प्रॉपर्टी इसकी ये होगी कि मोनोसेक्राइड्स जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द मल्टीपल सिस्टम एट। पांचवी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहे होते हैं, और वो किस तरीके से, इस तरह उनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो मुख्तलिफ होती है। किस तरह से उनमें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, और वो अपनी पोजीशन चेंज करके स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो है वो मुजाहरा करते हैं। इसके साथ साथ एसिमेट्रिकल कार्बन जो होते हैं इज दैट विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ जो है वो एसिमेट्रिकल कार्बन अटैच होते हैं। इसकी ये है कि अगर मोनोसेक्राइड्स में 5 या 5 से ज्यादा कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो मुख्तलिफ डिफरेंट इकसाम की होती है, जिसमें एक ओपन चेन होती है और एक ए साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, यानी और ओपन चेन जिसको हम ए साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और रिंग बना हुआ होता है 5 कार्बन का या 6 कार्बन का, उसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें मोनोसेक्राइड्स की, तो मोनोसेक्राइड्स आमतौर पर ओपन चेन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ये डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में। मोस्ट ऑफ देम पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस आर कन्वर्टेड इनटू रिंग चेन स्ट्रक्चर। और इनमें जो 5 नंबर के 5 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स होते हैं, 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स होते हैं, वो रिंग चेन में या फिर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज, उनका स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है। 2 टाइप्स के होते हैं रिंग स्ट्रक्चर, एक को हम कहेंगे फ्यूरानोज और दूसरा जो है वो पायरानोज है। फ्यूरानोज और पायरानोज को हम देखते हैं। फ्यूरानोज जो है वो 5 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है एक ऑक्सीजन के साथ। ये फ्यूरानोज की आपको डायग्राम यहाँ बनी हुई नजर आ रही है। ये एक ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन में जो फर्स्ट कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो कार्बन होता है वो, और जो नंबर 4 पर कार्बन होता है वो एक ऑक्सीजन के साथ जो है वो अटैच होते हैं। पायरानोज जो होता है वो 6 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें 1 ऑक्सीजन एंड 5 कार्बन एटम होते हैं। इसके साथ साथ पायरानोज जो है उसमें C1 और C5 ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं और रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये C1 वाला कार्बन
और ये C5 वाला कार्बन जो है वो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होके एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे होते हैं। और इसमें ऑल पेंटोसिस एंड कीटोहेक्सोसिस फॉर्म फ्यूरानोस रिंग स्ट्रक्चर, ओनली एल्डोहेक्सोसिस आर कन्वर्टेड इनटू पायरानोस रिंग स्ट्रक्चर। जितने भी पेंटोसिस 5 कार्बन वाले शुगर एटम हैं या कीटोहेक्सोसिस 6 कार्बन वाले हेक्सोसिस हैं, वो फ्यूरानोस रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और सिर्फ एल्डोहेक्सोसिस जो होते हैं वो पायरानोस में कन्वर्ट होते हैं और रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। इसी फिनोमेना को अगर हम डायग्राम से और स्ट्रक्चर वाइज समझने की कोशिश करें तो ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में यानी रिंग फॉर्म में चेंज हो जाता है। और कैसे चेंज होता है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब इसको वाटर में डाला जाता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जब वाटर मॉलिक्यूल में डाला जाता है तो इसका जो ये आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, इसमें आपको ये C1, C2, C3, C4, C5, C6 कार्बन नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो C5 नंबर पे कार्बन होता है उसका OH ग्रुप जो है वो C1 वाले कार्बन एल्डिहाइड के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं और इनके दरमियान में रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन के नतीजे में इनके दरमियान में एक ऑक्सीजन जो है वो बॉन्डिंग कर लेती है। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन है वो जो है वो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगी। इसका जो हाइड्रोजन है वो इसमें से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी और ये एक साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर जो है वो ग्लूकोज का बन जाएगा। राइबोज शुगर की अगर हम बात करें तो राइबोज शुगर में जो C4 का OH ग्रुप होता है वो C1 के कीटोन ग्रुप के ऊपर हमला करता है, यानी इसके साथ रिएक्शन करता है। और इस रिएक्शन के नतीजे में जो OH ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर और इस तरह से एक रिंग स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है। ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो जाती है 2 कार्बन के दरमियान में, C1 और C4 के दरमियान में। तो यहाँ ये आपको जो है वो कन्वर्जन दिखाई गई है कि ओपन चेन किस तरह से ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर में, जिसे हम ग्लूकोपाइरोनोस कहते हैं, चेंज हो जाता है। और राइबोस किस तरह से रिंग चेन, जिसे हम राइबोफ्यूरानोस कहते हैं, किस तरह से जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक था जिसमें आज हमने मोनोसेक्राइड्स के मुतालिक पढ़ा, मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और ये भी देखा कि किस तरह से ओपन चेन जो है वो साइक्लिक में और किस तरह से रिंग शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म का। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।